हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से होंगे। अब तक बेटा अपन ने एक बुक पूरी कर ली है। सेकंड बुक की भी 3 चैप्टर मैं आपको डाल चुका हूं। और अब इसको मैं 3-3 चैप्टर में डिवाइड किया था। कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, मैंने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के फोन आए, उसके लिए मैं पुनः माफी चाहता हूँ। वीडियो मैंने बना लिया था बेटा, लेकिन नेटवर्क के इश्यू के कारण वो अपलोड ही नहीं हो पाया। मैंने 12 बजे तक इंतजार किया, नहीं हो पाया, फिर वो ऑटोमेटिक वो 2 बजे के करीब तक वो अपलोड हुआ। उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप प्लीज बाकी वीडियोस देखते रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। बस बेटा आपका साथ और विश्वास बना रहे, यही एक मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पढ़ रहे जल संसाधन। मैंने बात की थी संसाधन क्या होते हैं, भूमि संसाधन पढ़ा। तो जल भी एक संसाधन है ना, क्योंकि जल मनुष्य के उपयोग में आता है, तो जल भी क्या है, एक संसाधन है, आप जानते हैं। तो हम बात करते हैं जल संसाधन के बारे में। ठीक है। अब आप देखेंगे पृथ्वी पर जलीय भाग 71% है, जबकि स्थलीय भाग 29% है, ये आपको मालूम है। लवणीय जल जो समुद्र और सागर में है वो 97% है हमारी पृथ्वी पर। और अलवणीय जल जो हिम और शिखर नदियों के रूप में है वो 3% है। भारत में विश्व का धरातलीय क्षेत्र कितना है? 2.4% है। और अगर कुल संसाधन की बात करें, जल संसाधन की बात करें, तो भारत में विश्व का 4% जल संसाधन हमारे पास में पाया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स है। अब देखिए देश में अगर बात करें वर्षन, वर्षन का मतलब होता है कि जल की वर्षा और हिम की वर्षा दोनों को मिला के उससे जल की मात्रा है वो 4000 घन किलोमीटर है। जिनमें से धरातलीय जल या पुनः प्राप्त भूम जल जो धरातल पर रहता है, नदी के तालाब, नदी तालाब झील के रूप में या भूम जल के रूप में, वो 1869 घन किलोमीटर है, लेकिन वो समुद्र में चल जाता है। तो उनमें से कितना उपयोगी है? केवल 60%, 1869 का, यानी 1122 घन किलोमीटर उपयोगी है। अब जलीय संसाधन को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला धरातलीय जल संसाधन। देखिए धरातलीय जल संसाधन बता दें आपको कि पूरे वर्ष में जल वर्षण से हमारे पास में नदियों में वार्षिक रूप से 1869 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, जिनमें से हम 690 घन किलोमीटर जल काम में लेते हैं। नदियां हैं, झील है, तालाब है, तलैया है, वो धरातलीय जल संसाधन के उदाहरण है, जिनको हम इजिली हम अपने उपयोग में ले लेते हैं। आप पुनः अपने दिमाग में रखिए, हम संसाधन पढ़ रहे हैं जिसमें हम जल को पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए हमारा जीवन है बेटा, उपयोगी क्या है? भूम जल संसाधन। इसके अंदर क्या होता है? जो पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन जिनको काम में लेते हैं, वो है 432 घन किलोमीटर है। ठीक है ना, 432 घन किलोमीटर है। और आप इसमें यूं समझिए कि भूम जल संसाधन है, इसका अधिकतम उपयोग कहां किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर, दक्षिणी भारत राज्यों में किया जाता है, जिसके कारण सिंचाई के लिए उसको काम में लिया जाता है। अब देखिए लेगून या पश्च झील किसे कहते हैं, आप इसको समझिए। लेगून या पश्च झील क्या होती है? आप ये भी समझिए, हरित क्रांति के बाद में इसके संसाधन का ज्यादा अधिक उपयोग किया जा रहा है, आप इस बात को भी ध्यान रखिए। लेगून पश्च झील क्या होती है कि मान लीजिए कोई समुद्र तट है, समुद्र तट के पास में कोई कटा छटा भाग जो किसी अवरोध के कारण समुद्र से अलग होता है और समुद्र का पानी उसमें आता जाता रहता है, उसे लेगून झील या पश्च झील कहते हैं। केरल में ज्यादा होती है। चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ ही पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, जहां पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। वेमना झील केरल में है, यह भारत की सबसे लंबी झील है खारे पानी की। इसके पास कुमारकोम धाम का पक्षी अभ्यारण्य है। नेहरू नौकायन ट्रॉफी यहां पर आयोजित होती है, ये बड़ा मोस्ट है। नेहरू ट्रॉफी बोले तो नौकायान है, ये भी याद रखना, आप जीके का प्रश्न है। इस झील के पास वेलिंगटन द्वीप है, जहां भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग है, NH-47 है। अष्टामुडी झील कहां है? केरल में है। देखिए अब अनूप झील के उपयोग क्या होते हैं? अनूप झील के उपयोग ये होते हैं कि खारे पानी के अंदर पहली बात तो मछली का पालन होता है, चावल की खेती होती है और नारियल की भी यहाँ पर कृषि की जाती है, सिंचाई की जाती है। साथ में ये पर्यटन में भी काम आता है ये झीलें। जल की मांग और उपयोग। देखिए जल की मांग और उपयोग को हम कैसे मना कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो सिंचाई के लिए, जल सिंचाई के लिए हमारे पास में जल की अधिक आवश्यकता है। और आपको बताया था प्रथम पंचवंशीय योजना में बाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, वो सिंचाई के लिए बनाई गई थी। तो सिंचाई के लिए हमारे यहाँ पर जल की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो देखिए धरातलीय जल के उपयोग बात करें तो कृषि में 89% है, जबकि उद्योगों में 2% है। और जो भूम जल है, जो भूमि के अंदर है, उसकी बात करें तो कृषि में 92% है और जबकि उद्योग में 5% है। सिंचाई के लिए जल की मांग बिल्कुल है साहब। सिंचाई के लिए जल की मांग कहां है? अगर हम बात करें थोड़ा लक्ष्य में देखें तो जो आपका उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान के इलाका है जहां पानी कम होता है, तो वहां सिंचाई की आवश्यकता है। लेकिन जहां पर आपके चावल और जूट होता है, आपके पश्चिम बंगाल में, बिहार में, वहां पर अगर मानसून कमजोर होता है तो वहां भी सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। और जहां पर पानी की कमी है दक्षिणी भारत में, या वहां पर भी सिंचाई की आवश्यकता है। और पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी हरित क्रांति के बाद में सिंचाई की आवश्यकता हो रही है। 3 जगह है जहां पानी कम है, वहां पर जहां पानी तो अच्छा है लेकिन मानसून कमजोर हो गया, और हरित क्रांति के कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता है।
ठीक है, कुछ फैक्ट्स याद करने। संभावित जल समस्या क्या है हमारे पास? समस्या जल प्रदूषण क्या होता है? मानिए आप कि जब जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो जल अपना प्राकृतिक रूप खो देता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जब उसमें कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण कहते हैं। समस्या क्या है कि एक तो प्रति व्यक्ति जल जो हमारी उपलब्धता है वो कम हो रही है, हमारे पास प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध नहीं है। एक समस्या यह भी है कि बेटा आपके यहां पर जो हमारे जल है, जो लवणीय जल है, अलवणीय जल जो पीने के लिए मात्र 3% है, वो भी कृषि अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषित तो हो रहा है। ये समस्या है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, अभी आप समझ गए होंगे, हमारे पास में कहने के लिए तो 97% जल है समुद्र का, लेकिन वो हमारे काम नहीं है। हमारे पास 3% काम है। इसलिए अलवणीय जल को अगर हमको भविष्य की पीढ़ी तक अगर पहुंचाना है, भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करना है, तो जल का संरक्षण भी करना पड़ेगा और जल का प्रबंधन भी करना पड़ेगा। नहीं तो जल हमारे लिए नहीं बचेगा। जल ही तो जीवन है। तो जल, इसका मतलब क्या हो गया? अलवणीय जल को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हुए और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए जल संरक्षण प्रबंधन आवश्यक है। एक बार बताना चाहूंगा बेटा, जल संरक्षण प्रबंधन आ जाए, चाहे खनिज संरक्षण प्रबंधन आ जाए, सब जगह यही है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करना, ये इसमें आ जाएगा। जल संरक्षण के कार्यक्रम क्या है? जल समर विकास कार्यक्रम में बड़े विस्तार चर्चा करेंगे। वर्षा जल संग्रहण है और जल का पुनः चक्रण है, ये हम इस पर बात करेंगे। अब जल प्रदूषण निवारण जो है, तो क्या क्या बनाया गया है जल प्रदूषण निवारण के लिए? आप एक बात समझिए कि हमारे भारत के अंदर बात करें तो जो नदियां जो पहाड़ों से आ रही है ना बेटा, वहां पर जल प्रदूषित नहीं है। जल प्रदूषित कहां पर, नदियां का प्रदूषित हो रही है? जो बसाव वाले क्षेत्र हैं। मनुष्य तो प्रदूषित कर रहा है, तो उस प्रदूषित वहां पर हो रही है। और इस प्रदूषित को सीपीसीबी यानी सेंट्रल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि व रासायनिक अपशिष्ट है, नदियों के प्रदूषण का। ठीक है ना? वैसे उद्योगों में होता है चमड़ा उद्योग। सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है, दिल्ली से इटावा के बीच में। अन्य प्रदूषित नदियां है साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में और मूसी हैदराबाद में, और गंगा कानपुर और वाराणसी में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए गए कानूनी उपाय: जल अधिनियम 1974 में, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 में, जल उपकरण अधिनियम 1977 के अंदर। ये आपको याद रखना है। आपके उत्तरी पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक उपयोग से वहां जल में फ्लोराइड की मात्रा हो रही है। अब बात समझिए, ये फ्लोराइड की मात्रा कैसे होती है? 2 मिनट लूंगा। मान लीजिए आपकी पानी की बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप पानी को खींचेंगे तो पानी ही आएगा, लेकिन जब पानी खत्म हो जाएगा तो नीचे की मिट्टी आएगी ना। तो वो क्या हो रहा है कि आपके यहां पर जो आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला बेल्ट है, वहां पर चट्टान में फ्लोराइड की मात्रा है। तो जब जल को हम खींचते हैं, भूमि जल का उपयोग करते हैं, तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है। जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है भूमिगत जल के गहनतम उपयोग के कारण। जल का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग क्या होता है कि कम गुणवत्ता के जल का अधिक उद्योगों में उपयोग कर लो, और नगरीय क्षेत्रों में जो स्नाने, नहाने में और धोने में बर्तन जो प्रयोग जल होता है, उसका बागवानी में प्रयोग कर लो। ये जल का पुनः चक्रण है। जैसे खनिज का पुनः चक्रण होता है ना, स्क्रैप वाला। अब जल समर कार्यक्रम वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है हमारे पास में? जल कहां पर है सर? धरातलीय जल है। धरातलीय जल है। अब मैं देखो परिभाषा बनाऊंगा। एक क्या है हमारे पास में? भौम जल है। अब बनाइए सर परिभाषा। परिभाषा ये है कि धरातलीय जल तथा भौम जल का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ, मितव्यता के साथ में इस प्रकार करना कि अलवणीय जल को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करना, और इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वही जल संवर कार्यक्रम। आप लिख सकते हैं कि जल संवर कार्यक्रम के अंदर धरातलीय तथा भौम जल का उपयोग बुद्धिमत्ता, मितव्यता के साथ किया जा रहा है, जिससे जल को, अलवणीय जल को भविष्य की पीढ़ी के लिए निर्धारित किया जा सके। अच्छा, इसमें कार्यक्रम कौन कौन से हैं? पहला तो हरियाली कार्यक्रम है, आप पढ़ चुके हैं, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में ग्रामीण जनसंख्या के लिए पेयजल या सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। दूसरा आपका नीरू मीरू कार्यक्रम है। नीरू मीरू कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश का जल संवर कार्यक्रम है। नीरू का अर्थ जल है, मीरू का अर्थ आप है। तीसरा आपका है अरवारी पानी संसद है। अरवारी पानी संसद कहां का कार्यक्रम है? ये आपके अलवर का कार्यक्रम है, ये भी जल संवर कार्यक्रम है। और तमिलनाडु के अंदर क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत जल संग्रहण की आपको वहां पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, संरचना बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगला वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण का मतलब है कि पानी की बूंद बूंद जो होती है उसको आप संरक्षित करना, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। लाभ क्या है? अगर वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो भूमिगत जल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा ना, तो सर उसमें जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होगी, आर्सेनिक की मात्रा कम होगी ना, तो पानी तो आएगा। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इससे आप मृदा अपरदन और जो बाढ़ की समस्या है उसको भी रोक सकते हैं। पानी जो आ रहा है आपने काम ले लिया तो मृदा अपरदन भी नहीं होगा, बाढ़ की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, एक गांव है रालेगान सिद्धि, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी जल संभर प्रबंधन का उदाहरण है। उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसका उदाहरण है, तो जल संभर प्रबंधन का उदाहरण है। यहां पर गरीबी व शराब के गैर कानूनी व्यापार में झगड़ा हुआ था। एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने गांव में जागरूकता फैलाई, गांव में परिवार नियोजन माफ कीजिएगा, ऐच्छिक श्रम जैसे कार्यक्रम चलाए, खुली चराई तथा रोग तथा वर्षों की कटाई पर रोक लगाई, शराबबंदी और अन्य सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको कोई भी काम करना है तो योजना का समाजीकरण करना पड़ेगा। समाजीकरण का मतलब होता है कि सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप पैसा भी लगाइए और आप श्रम भी लगाइए, मजदूरी भी कीजिए, जिससे आपका उससे लगाव हो। इन्होंने गांव के लोगों को स्वयं की इच्छा से श्रम और आर्थिक सहायता के लिए प्रेरित किया, योजनाओं का समाजीकरण किया। समाजीकरण समझ रहे हैं ना, जब आपको लगेगा ये चीज मेरी है तो आप उसके प्रति ज्यादा उत्तरदायी हो जाएंगे। इन्होंने गांव में तालाब की चारदीवारी की मरम्मत कराई और इसके कारण आसपास के 7 जो कुएं थे वो भर गए थे। इन्होंने गहन जल फसलों जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगाया और लोगों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें दाल और तिलहन के लिए प्रेरित किया। गांव में युवाओं के लिए तरुण मंडल, तेजी से न्याय के लिए न्याय पंचायत और गांव में शिक्षा के लिए 22 लाख की लागत से एक विद्यालय बनाया। ठीक है, अब देखिए वर्षा जल संग्रहण की विधियां, क्या क्या विधियां हैं। आप झीलों द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संरक्षण या पुनः भरण कूपों द्वारा जल संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण में क्या होता है कि अगर इसका उपयोग किया जा रहा है तो नगरों के अंदर क्या हो रहा है, घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल स्तर पर जो निर्भरता है वो कम हुई है और ऊर्जा की बचत भी कम हुई है, क्योंकि भूमिगत जल निकालते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये भी कम हुई है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य लाभ नगरीय क्षेत्रों को हुआ है। जी आगे, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब आई है, 2002 में आई। उद्देश्य क्या है, पेयजल, सिंचाई, नौकायान, औद्योगिक उपयोग के लिए जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। भैया 4 उपाय हैं, आप समझिए। पहला उपाय तो यह है, ये ऐसे नीति कहती है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं पहले ये देखेगी जहां पर जल की कमी है, पेयजल की, तो पहला फोकस कहां पर होगा, पेयजल पर होगा। यानी आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय जल नीति का पहला फोकस किस पर, पेयजल पर है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भूमिगत जल का उपयोग जो है वो कम करना पड़ेगा, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तीसरा, ये कहते हैं कि भूमिगत जो जल है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी जांच करानी पड़ेगी, समय समय पर जांच करानी पड़ेगी। और चौथा, ये कहते हैं कि जागरूकता अभियान चलाए जाने पड़ेंगे, लोगों को पता पड़ेगा कि जल हमारा जीवन है, जल एक अमूल्य संसाधन है। ठीक है जी। अगला है जल क्रांति अभियान, चलाया गया 15-16 में। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण करना और देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसमें क्या किया गया, जल क्रांति अभियान के अंदर वही बात है, इसमें लोगों को जोड़ा गया, समुदायों को जोड़ा गया और उसमें जागरूकता फैलाई गई। भारत के 672 जिले में से प्रत्येक जिले में एक गांव को जल ग्राम बनाया गया और भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि नॉर्थ में यूपी हरियाणा, साउथ में कर्नाटक तमिलनाडु, पश्चिम में राजस्थान गुजरात और आपकी पूर्व में उड़ीसा, उत्तर पूर्व में मेघालय। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें यहां पर, हाँ अगला देखिए आप, अगला यहां पर देश में प्रदूषण को कम करने के लिए जल अपशिष्टों का निस्तारण किया गया, भूमिगत जल प्रदूषण कम हो इसके लिए आर्सेनिक मुक्त कुएं जो होते हैं जिनका निर्माण किया गया। आर्सेनिक कहां समस्या थी, बताइए बताइए। ये बिहार पश्चिम बंगाल में थी। फ्लोराइड का है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। और रेडियो, शिक्षण संस्थाओं, प्रेरक कहानियों, समाचार पत्रों, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिताओं के द्वारा लोगों में जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए गए। तो बेटा मुझे लगता है जागरूक हो गए होंगे, हमारा जल संसाधन भी पूरा हो चुका है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो लीजिए मैं नया चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूं। चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। मैंने आपसे बात की थी हम संसाधन पढ़ रहे हैं, हमने भूमि संसाधन पढ़ लिया, हमने जल पढ़ लिया। अब हम संसाधन की बात करेंगे, खनिज संसाधन। संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के जीवन को सरल बनाते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रकार से खनिज हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं और साथ में संसाधन ऊर्जा, यानी जिन संसाधनों से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला, खनिज क्या होता है। आप जानते हैं कि जो पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ से खनन द्वारा निकाले जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि खनिज कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं निकलता, वो अयस्क रूप में निकलता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। लोहे का अयस्क कौन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लुमिनाइट है। और कोयले का अयस्क है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट है। जिसमें सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे घटिया कोयला पीट है और बिटुमिनस सबसे ज्यादा भारत में निकालने जाने वाला कोयला है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको भी। आगे देखें आप, आगे खनिज की एक परिभाषा और बनती है। एक तो है कि खनिज भूगर्भ से खनन करके निकाले जाते हैं। एक खनिज ये है कि खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक रूप होता है। जैसे आप देखेंगे लोहा है, लोहे को आप पीटेंगे तो वो उसमें आघात वर्धने का गुण पाया जाता है, फैलता है। लेकिन आप ग्रेनाइट को पीटेंगे, मारेंगे तो टूट जाएगा। तो हर खनिज में निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक
या तो कार्बनिक से बनेगा, यानी पेड़ पौधों के दबने से या फिर जीव जंतु के दबने से बनेगा, या फिर अकार्बन पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक रूप होता है। एक बात और समझिएगा, देखिए खान क्या होती है, खान क्या होती है, वह क्षेत्र जहां से खनन किया जाता है, जो क्रिया की जाती है उसको खनन कहते हैं, और जो चीज निकाली जाती है, जो पदार्थ निकाला जाता है उसको हम खनिज कहते हैं। तो खान जिस क्षेत्र से निकालते हैं उसको खान, जो क्रिया कर रहे हैं वो खनन, और आपके पास में जो चीज निकाली जाए, जो पदार्थ निकाला जा रहा है वो है खनिज। अब खनिज संसाधनों के प्रकार डायग्राम बनाना है, आपको बार बार कह रहा हूं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये सब कैसे हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के हिसाब से। ये धात्विक खनिज क्या होते हैं, पीटने पर फैलते हैं, जबकि ये भंगुर होते हैं, और कई प्रकार के गुण हैं। धात्विक में दो है, लोहा या अलोहा। इसमें लोहा अंश होगा, इसमें अलोहा, इसमें लोहा अंश नहीं होगा। लोहा कौन सा है, आपके पास में लोहा, निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम भी लोहे में आएगा, और मैग्नीज भी आ जाएगा। आ जाता है क्वेश्चन, निम्न में से लोह खनिज कौन सा नहीं है, आपके पास में आ जाए ऑप्शन लोहा, निकिल, क्रोमियम, और एक आ जाए तांबा, तो तांबा नहीं है। एलोम है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। अधात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, इमारती खनिज जिससे हम मकान बनाते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं, और ईंधन खनिज जो कार्बनिक होते हैं, क्योंकि ईंधन खनिज हमेशा चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो, वो पेड़ पौधों के जीव जंतु के दबने से बनता है हजारों सालों के अंदर। तो ये होता है संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, जबकि होता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। ठीक है जी। अब खनिजों की विशेषताएं सुनिए। खनिज का असमान रूप से वितरण पाया जाता है। ऐसा नहीं कि खनिज देखो, जो भी अच्छी गुणवत्ता का खनिज होगा ना बेटा, वो तो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। तो खनिज का असमान रूप से वितरण पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार में है जैसे। खनिजों की मात्रा व गुणवत्ता में विपरीत संबंध होता है। अच्छी मात्रा होगी, अच्छी गुणवत्ता होगी तो वो कम मात्रा में मिलेगा। सोना है वो कम मात्रा में मिलेगा, और मान लीजिए कोई पत्थर है आपने जो मकानों में लगाते हो, वो आपको हर जगह खोदोगे वो मिल जाएगा। तो मात्रा और गुणवत्ता में ऋणात्मक संबंध होता है। खनिज अनव्यकरणीय संसाधन है, ये भी अच्छी चीज है। देखिए अनव्यकरणीय को समझिए आप इसको याद करते हैं और भूल जाते हैं। देखिए अनव्यकरणीय यानी दोबारा वो नवीनता प्राप्त नहीं करते हैं। यानी ऐसे खनिज क्या होते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अगर प्राप्त भी किया जा सकता है तो उसमें हजारों सालों का समय लगता है ना, हजारों सालों का समय लगता है। तो देखिए ये क्या होते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं। इनको परंपरागत भी कहते हैं। आपके बताइए, आपके दादा है या पुराने समय से जो ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहे थे, हम कोयले से कर रहे थे, लकड़ी से कर रहे थे, पेट्रोल से कर रहे थे। तो कोयला, पेट्रोल परंपरागत साधन हो गए, ऐसे संसाधन जिनसे हम ऊर्जा प्राचीन काल से प्राप्त कर रहे हैं। ये अनव्यकरणीय हो गए, ये दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते। इनको समाप्य संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार खत्म तो खत्म, तो इस समाप्य संसाधन भी कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। जबकि नव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो दोबारा वापस उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये अपरंपरागत होते हैं, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएंगे ना, तब आपको अपरंपरागत संसाधनों पर जाना पड़ेगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और इनको हम भविष्य के संसाधन भी कहते हैं, और ये असमाप्य संसाधन होते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। यहां पर नव्यकरणीय की दोबारा उत्पन्न किया जा सकते हैं, ये नहीं किया जा सकते। परंपरागत जो प्राचीन काल से काम आ रहे हैं, ये प्राचीन काल से काम नहीं आ रहे, भविष्य के संसाधन है। आगे देखिए, आप आगे हम देखते हैं इसके अंदर, यहां पर ही कर लिया। आगे देखिए, आपके पास में भारत में खनिजों का वितरण, तो पेटियां कर रखी है। देखो आप नक्शा जरूर बनाएं इस तरीके से रफली। ये है आपका उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, साथ में यहाँ पश्चिम बंगाल का पठार है, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार है, ये 7 का एरिया आ जाएगा। दूसरा है आपका दक्षिणी पश्चिम पठारी प्रदेश, इसमें क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, जिसका नवेली तमिलनाडु का क्षेत्र, जिसमें नवेली आ जाएगा। गोवा का मार्मो गोवा आ जाएगा, और केरल का मोनोजाइट और थोरियम आ जाएगा, जिससे अपन के क्या, थोरियम जो आपके पास में अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला आपके पास मोस्ट है, जो है उत्तरी पश्चिम पठारी प्रदेश। इसको समझिए, ये राजस्थान के अंदर है, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये इस तरीके से राजस्थान के एरिया में। तो राजस्थान में पहले तो लिया हमने अरावली, क्या लिए बेटा, अरावली, जो राजस्थान और गुजरात में। तो राजस्थान गुजरात का अरावली भाग, और अरावली में आपको अधात्विक खनिज मिलेंगे, याद रखिएगा, तांबा और जस्ता। ठीक है जी, कर लिया। अरावली के पश्चिम में चलिए, अब क्या मिलेगा आपको, मरुस्थल। तो हमने मरुस्थलीय भाग ले लिया राजस्थान गुजरात का, रटना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होकर समझना है। तो इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें मिलेगी आपकी, जैसे बाड़मेर जैसलमेर में। ठीक है जी। अब देखिए, आप चलेंगे यहां से लेके और यहां तक, तो ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबाती खाड़ी है। तो खंबाती खाड़ी ले ली, जिसमें गुजरात है, तो इसमें मुंबई का अपतटीय क्षेत्र, मुंबई हाई, जो भारत का सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है, और ये भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अब हिमालय पेटी ले ली आपने, ये वाली। तो इसमें है एक तो पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला, फिर है हिमाचल प्रदेश, इसमें मणिकरण है, जो भारत का प्रथम भूतापीय संयंत्र है। और पूर्वी हिमालय में आपके असम डिगबोई वाला क्षेत्र यहां पर आ जाएगा, असम डिगबोई वाला क्षेत्र, जहां से पेट्रोल निकाला जाता है। ये आपकी पेटियां आ गई।
ठीक है जी। आगे खनिज पढ़ते हैं हम, लौह खनिज। लौह खनिज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब आप देखते हैं तो लोहयस्क पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे मैग्नीज, जो लोहयस्क में, तो लोहयस्क पढ़ा, इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके अयस्क हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में गुरु महिसानी सुलेपात बादाम पहाड़, ये मयूरभंज जिले में है। किरुबिरु बोनाई, ये सुंदरगढ़ जिले में है। ठीक है जी। सर ट्रिक बनाई थी, ट्रिक ये थी कि गुरु सुलेमान बादाम खा के उड़ गया, गुरु सुलेमान बादाम खा के उड़ गया, तो ये गुरु महिसानी सुलेपात बादाम पहाड़ उड़ीसा में। क्लियर हो गया। अच्छा, सुंदरगढ़ मयूरभंज कैसे याद करेंगे, सुंदर मोर उड़ गया, तो सुंदरगढ़ और मयूरभंज भी कहां पर, उड़ीसा में है। ठीक है ना। आगे है ना, झारखंड में नोआमंडी गुआ सिंह भूमि जिले में है। छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला डल्ली राजारा की पहाड़ी, डल्ली राजारा की पहाड़ी, और साथ में इसके पास में यहां पर आ जाता है, आपके पास में यहां पर आ जाएगा आपके पास में राज, इसका बताया था मैंने आपको, राज हरा छाता लेकर, राज हरा छाता लेकर दुर्ग, यहां पर दुर्ग आ जाएगा एक तो, दुर्ग, और एक आ जाएगा बस्तर, दुर्ग और बस्तर। अब देखिए आपकी ट्रिक क्या बनी है, राज हरा छाता लेकर बस्ता लटकाकर, बस्ता लटकाकर बैल पर बैठकर दुर्ग में गया, तो राज हरा छाता यानी छत्तीसगढ़, बस्ता लटकाकर यानी बस्तर, दुर्ग में यानी दुर्ग जिला हो, दुर्ग आपके पास में जिला हो गया, और कहां गया, बैल में बैठकर गया। तो एक ट्रिक बन गई आपकी, ये आपको अगर बेलाडीला डल्ली राजारा दुर्ग और बस्तर। कर्नाटक में हासपेट बेल्लारी है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और भंडारा है, सब नक्शे में करा रखे हैं, और तमिलनाडु में सलेम है, सलेम है। ओके जी। आगे देखिए आप, मैग्नीज, मैग्नीज में क्या है, ये लोहा प्लस मैग्नीज, लोहा इस्पात के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है मैग्नीज। उड़ीसा में बोनाई है, सुंदरगढ़ है, और कालाहांडी मोस्ट है, कालाहांडी देख लीजिएगा आप, है ना। कर्नाटक में है धारवाड़, बेल्लारी, चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग। ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे, इसका मैंने बताया था कि लंगूर चित्र देखकर हंसता है, हासपेट क्या है, हासपेट बेल्लारी जिले में है, तो लंगूर चित्र देखकर हंसता है और नाटक करता है, तो नाटक कर्नाटक, लंगूर यानी चित्रमंगलूर, चित्र देखकर चित्रदुर्ग, और हंसता यानी हासपेट। ये भी ट्रिक बन गई आपकी। मध्य प्रदेश में है बालाघाट, छिंदवाड़ा, अमरकंटक, कटनी, ये मैग्नीज का है। उसको कैसे याद करेंगे, ए बी सी को काट दो, ए बी सी को काट दो। सर ये कैसे याद कराया, देखो ना, ए फोर अमरकंटक, बी फोर आपके बालाघाट, सी फोर छिंदवाड़ा, और काट दो यानी कटनी, है ना। मध्य में से काट दो, और याद कर लीजिए, ए बी सी को मध्य में से काट दो, तो मध्य यानी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ठाणे। बेटा ट्रिक बनाइए, है ना, आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में यही ट्रिक काम आएगी। ओके जी। आप देख लीजिएगा नक्शे में, तांबे का, ये बड़ा मोस्ट है, तांबे का झारखंड में सिंहभूमि जिला है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, राजस्थान देख लीजिए बेटा खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, ये बड़ा अच्छा है। खो दरीबा अलवर, आप जो पास में रहते हैं तो पता होगा, दरीबा के अंदर ये है। और बन्नों की ढानी, नीम का थाना कहां पर है, सीकर में है। ओके जी। आगे बढ़े, अधात्विक खनिज, आपने क्या कर लिया, आपने 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 धात्विक खनिज पढ़ ली, इसमें आपने लोह पढ़ा, लोह में आपने लोहा मैग्नीज पढ़ा, और आपने आपने एलो में पढ़ा आपने तांबा। अब देखिए अबरक, ये विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आता है। झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, नेल्लोर सर्वोत्तम किस्म का, ये भी मैंने नक्शे में करवाया है। और राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा तक अबरक पेटी है, और इसी कारण भीलवाड़ा को अबरक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। जितना नक्शे में देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ऊर्जा संसाधन, अब ये आ गए, क्या होते हैं ऊर्जा संसाधन, यानी वो संसाधन जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी वो संसाधन जिनसे प्राचीन समय से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इनको अनव्यकरणीय या इनको समाप्य संसाधन कहते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जो भविष्य के संसाधन होते हैं जिनसे हम भविष्य में ऊर्जा प्राप्त करेंगे, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, वैकल्पिक यानी बचा के रखे हमने, जब ये खत्म हो जाएंगे ना बेटा तब हम इस पर आएंगे, और हम इस पर आने भी लग गए हैं, अभी आपको पता होगा ना, सौर ऊर्जा पे। अच्छा आगे देखिए, परंपरागत समाप्य ऊर्जा संसाधन में कोयला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोयले का आप देखिए कोयला बनता कैसे है, मुझे जहां तक याद है कोयला कैसे बनेगा, पेट्रोल कैसे बनेगा, जब जीव जंतु दब जाएंगे, पेड़ पौधे दब जाएंगे, तो हजारों सालों के अंदर क्रिया करने के बाद में लकड़ी बनती है, फिर पीट बनता है, फिर उससे कोयले का प्रकार बनता है। ठीक है। तो पहले हम बात करें, जब नदियों में दबता है, नदी घाटी ले लें, झील नदी घाटी ले लो आप, तो गोंडवाना काल के निक्षेप 4 नदी घाटी में है, दामोदर में, महानदी में, गोदावरी में, सोन में। आई रिपीट, गोंडवाना काल के निक्षेप 4 में है, दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन नदी। अब देखिए दामोदर में कौन है, झरिया और बोकारो झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल। महानदी में कौन है, कोरबा छत्तीसगढ़ और तलचर उड़ीसा में। गोदावरी में कौन है, चंद्रवरदा महाराष्ट्र, सिंगरेनी तेलंगाना। और सोन नदी में है सिंगरौली। रोली कहां बढ़ते हैं, मध्य में बढ़ते हैं, रोली मांग, तो इसलिए मध्य प्रदेश में। अगर आप इसको नक्शे में भी देखेंगे
तो देखिए मैंने कराया था, इस तरीके से बनाएंगे आप। ये आपकी दामोदर हुई, दामोदर में देखो झरिया, बोकारो, झारखंड, रानीगंज। यहां से आपकी कौन सी आ गई, ये महानदी आ गई, तो कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा में आ गया। एक तरीके से ये रफली मैप है। और फिर आपकी गोदावरी आ गई, इसमें क्या होगा, चंद्रा, वर्धा महाराष्ट्र और सिंगरेनी तेलंगाना। और यहीं से आपकी क्या निकल रही है, अमरकंटक से ऊपर की तरफ निकल रही सोन नदी, जहां पर सिंगरौली मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक है टर्सरी कल्प का, तृतीयक कल्प का, है ना। तो इसमें क्या होगा, जम्मू कश्मीर में कालाकोट है, मेघालय में चेरापूंजी, लैंगरीन और दारनगिरी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नजीरा, नामचिक, नामफुक। नजीरा, नामचिक, नामफुक। असम में है माकूम और जयपुर। तमिलनाडु में नवेली, ये आपने पढ़ा हुआ है, लिग्नाइट के लिए अच्छा है। और राजस्थान में कपूरडा, जालिपा, ये भी लिग्नाइट का एक ऊर्जा स्रोत है। और बिटुमिनस कोयला हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो थोड़ा सा आप नक्शा भी बनाएंगे, जैसे झारखंड से बना दिया तो आपने भी बना दिया कि ये सर ये तो दामोदर हो गया, है ना, थोड़ा सा। और यहीं पर आपने झरिया कर दिया, यहीं पर आपने बोकारो कर दिया, यहीं पर आपने रानीगंज कर दिया, फिर आपने तलचर का कर दिया यहां से। तो यहां पर आपका क्या हो गया, तलचर हो, सॉरी यहां पर कोरबा हो गया, यहां पर तलचर हो गया, ये गोदावरी हो गई। इस तरीके से आपको नक्शा बनाना है। ठीक है जी, बता चुका हूं नक्शे के अंदर। अब पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल कहते हैं कच्चा कोयला, कच्चा ऑयल कहते हैं। और पेट्रोलियम में कच्चा पेट्रोलियम द्रव के रूप में, वह हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था के रूप में होता है। पेट्रोलियम सह उत्पाद के रूप में, कभी भी पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम का मतलब होता है उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें मोम भी है, उसमें डामर भी है ना, सह उत्पाद के रूप में पेट्रोल निकलता है। तो पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। जो भी टर्सरी युग कराई थी ना मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में कालाकोट कराया था, आपको डिगबोई कराया था। आपको पता है सबसे पहले पेट्रोल कहां निकला है, डिगबोई में तो निकला है। तो टर्सरी युग की चट्टानों से निकलता है। भारत, ही आ गया, भारत में प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, असम में। अब देखिए असम में है डिगबोई, नहर कटिया, माकूम, मोरोन, है ना। अब गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, लुनेज। यहां पर आ जाइए, यहां पर ट्रिक बता रहा हूं आपको डिगबोई, नहर कटिया, माकूम, मोरोन तो याद रहता है, लेकिन अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, लुनोज भूल जाते हैं। तो कैसे याद करोगे, अंकल, अंकलेश्वर में अंकल, मैं कल लूना पर गुजरात जाऊंगा, अंकल मैं कल लूना पर बैठ के गुजरात जाऊंगा। अंकल यानी अंकलेश्वर, मैं यानी मेहसाना, है ना, कल यानी कलोल, लूना यानी लुनोज पे बैठकर कहां जाऊंगा, गुजरात जाऊंगा। ठीक है ना, अंकल मैं कल लूना पर बैठ के गुजरात जाऊंगा, जाओ बेटा, मुझे क्या दिक्कत है, कहीं भी जाओ। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मुंबई हाई है, जो मुंबई नगर से, मुंबई जो तट है उससे दूर है थोड़ा सा। और इसकी खोज 1973 में हुई थी सागर सम्राट जहाज से, जहां पर तेल का उत्पादन हो रहा है। ओएनजीसी आता है, तेल प्राकृतिक गैस आयोग, फुल फॉर्म आती है इसकी। स्थापना 56 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य क्या है, भारत में तेल उत्पादक क्षेत्रों की खोज करना एवं इनका उत्पादन करना जी। आगे देखिए, गैल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, स्थापना 84 में हुई है। कार्य है प्राकृतिक गैस का परिवहन। चूंकि गेल गैस है ना, इसलिए प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं विपणन करता है। क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। और रामानाथपुरम में भारत में अभी नवीन तेल के, सॉरी गैस के भंडार खोजे गए हैं। ऑप्शन आता है कि नवीन गैस के भंडार कहां खोजे गए हैं, गेल के द्वारा, रामानाथपुरम, तमिलनाडु में। भारत में गैस पाइपलाइन एचबीजे, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन। एच यानी हजीरा, बता चुका हूं, गुजरात। बी फॉर विजयपुर, मध्य प्रदेश, जगदीशपुर, यूपी। ओके जी, आगे देखिए, भारत में तेल परिशोधनशालाएं सारी करा रखी है। इस तरीके नक्शे से ऊपर लेते हैं, देखिए आप यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां से यहां पर आ जाइए, देखिए असम में गुवाहाटी, बोनाईगांव, डिगबोई नक्शे में करा रखा है। पश्चिम बंगाल हल्दिया। लेकिन आपको इस तरीके से बनाना है बेटा, अगर एग्जाम में आ जाए आपके पास में कोयले के बारे में बड़ा आ जाए, तेल शोधक के बारे में आ जाए, तो वहां तो नक्शा मिलेगा नहीं उसके लिए। तो इस तरीके से जरूर बनाना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होती। यू बनाएंगे, यहां से यू लेंगे, फिर यहां से यूं करके इसको यूं कर देंगे, यहां पर बनाएंगे। रफली नक्शा बनना चाहिए आपका। पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, तातीपाका दोनों आंध्र प्रदेश में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में करा चुका हूं। कोची केरल में है, मंगलोर कर्नाटक में, और बीना मध्य प्रदेश में। और बब्बीना कहां है, जो आपका गैरिसन नगर है वो यूपी में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर यहां पर आपके अंकलेश्वर, और वो आपको बता ही दिया मैंने आपको ना, गुजरात में है। अच्छा, अपरंपरागत या फिर असमाप्य, अपने परंपरागत पढ़ लिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, जो भविष्य के ऊर्जा संसाधन होते हैं, और ये सबसे अच्छे होते हैं बेटा। इनकी लागत तो अधिक होती है, लेकिन ये टिकाऊ होते हैं। और सबसे खास बात देखो, दिमाग में आना चाहिए, अपरंपरागत की आते ही यानी सौर ऊर्जा, असमाप्य यानी सौर ऊर्जा,
नवीकरणीय यानी जो दोबारा उत्पन्न होते हैं, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा सब आ गया, और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, प्रदूषण नहीं करते। अब पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, ये धारवाड़ चट्टानों से मिलते हैं। धारवाड़ कहां पर है? आपकी कर्नाटक में, गोवा के बिल्कुल पास में है। यूरेनियम पढ़ रहे हैं, यूरेनियम कहां मिलेगा? जहां तांबा मिलेगा, याद रखिएगा। तांबा कहां मिल रहा? राजस्थान में अलवर में मिल रहा था ना, खोदरीबा जो जुनू में मिल रहा था ना, खेतड़ी सिंगाना, सीकर में मिल रहा था ना, नीम का था ना, तो वहां मिल जाएगा। महाराष्ट्र के भंडारा व हिमाचल के कुल्लू प्रदेश में भी आपके यूरेनियम मिलेगा। आगे देखिए, थोरियम, केरल की तटीय क्षेत्र की विशेषता है, ये रेत में मिलता है। थोरियम को मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट विश्व का सर्वाधिक केरल व आंध्र प्रदेश की उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मिलता है मोनोजाइट। और थोरियम कहां मिलेगा? केरल की रेत में मिलेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, याद है सर। टामरे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1954 करा दिया सर आपने। भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है, इसी का नाम बदलकर किया गया है 1967 में। टामरे का ही नाम क्या गया? भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान किया गया है, संस्थान किया गया है। अब महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना सर याद है, पहली कौन सी है? तारापुर है महाराष्ट्र में, फिर रावत भाटा का है कोटा में। अब सब कलपक्कम और केगा में कंफ्यूज होता है। अरे यार क्यों कंफ्यूजन होगा? बता रखा है, कलपक्कम यानी कल पक्का मिलूंगा, कल पक्का मिलूंगा। मिलूंगा कहां पर? देखिए आप, मिलूंगा कहां पर? ये देखिए मिलूंगा, तो यहां से आ गया तमिलनाडु। तो कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु में। केगा कहां है? कर्नाटक में। नरोरा कहां है? यूपी में। और काकरपाड़ा कहां है? गुजरात में। गुजरात का फाफड़ा प्रसिद्ध है, फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा, तो फाफड़ा काकरपाड़ा। ओके जी, आगे देखिए सौर ऊर्जा सर। सौर ऊर्जा कैसे होती है सर? ये हम देखते हैं, हमारे घरों में भी देखते हैं, कहीं पर देखते हैं, सौर प्लेटें होती है जहां पर सूर्य की ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो फोटोवोल्टाइक सेलों में संग्रहित सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदला जाता है। दो माध्यम होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल से या सौर तापीय प्रौद्योगिकी से। आजकल लग रहा है छतों पे, उस हिसाब से इसमें इसका प्रयोग किया था हीटरों में, फसल शुष्कों में और कुकर्स में। भारत में, पश्चिमी भारत के अंदर, जैसे भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत और गुजरात में इसका बहुत अच्छी संभावना है, मरुस्थल इलाकों में। पवन ऊर्जा ले लीजिए, पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य ऊर्जा संसाधन है। बिल्कुल सर, दोनों ही ऊर्जा से प्रदूषण से मुक्त है। चाहे सौर ऊर्जा ले लीजिए, पवन में क्या करते हैं? उसकी सौर ऊर्जा को बदलते हैं ऊर्जा में, इसकी गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक ले लीजिए, वही पश्चिमी भाग आ जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा सर ये कहां है? समुद्र की ऊर्जा से। और ये कहां होगी सर? एक तो होता है आपका पूर्व तट, एक पश्चिम। सर पश्चिम पर है सर, पश्चिम पर है, पश्चिम पर ही बंदरगाह है, पश्चिम पर ही है। तो पश्चिमी तट पर महासागरीय धाराओं से ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से निकली मैग्मा से उत्पन्न। कभी आप अगर आप उत्तरी इलाके में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे गीजर मिलते हैं। वो गीजर क्या होता है कि यहाँ तो पानी ठंडा है और उधर गर्म है, क्योंकि वहां से मैग्मा निकल रहा है जो पानी को गर्म कर देता है ना। तो मैग्मा से उत्पन्न ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। गर्म झरने, गर्म गीजर, वो इसी भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। और भारत में प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां लगा है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में लगा है। रिपीट, भारत में प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां लगा है? मणिकरण, हिमाचल में। और विश्व में भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास किया गया था 1990 में, बोइजे में, यूएसए में किया गया था। जैव ऊर्जा क्या होता है? बायोगैस क्या होती है सर? इसमें क्या करते हैं हम? जैविक उत्पाद। अब जैविक उत्पाद क्या होंगे सर? कृषि अपशिष्ट होगा, घरेलू अपशिष्ट होंगे। घरेलू अपशिष्ट कौन से? जो गीला कचरा, सूखा कचरा होता है ना, और उनको क्या कर लेते हैं? उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा से क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या फिर खाने पकाने की गैस के रूप में इसको बदल जाता है। विकासशील देश के ग्रामीण क्षेत्रों की नींव है ये जैव ऊर्जा। और इनसे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, और जलाऊ लकड़ी पर लोगों की जो भार है, लोगों की जो निर्भरता है, वो भी कम हो रही है। नगर पालिका में कचरे को जैव ऊर्जा में बदलने वाली पहली परियोजना लगी है नई दिल्ली के ओखला में लगी है जी। कहां लगी है? नई दिल्ली के ओखला में लगी है। आगे देखिए, खनिज संसाधनों का संरक्षण। सर ये आपने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? जल ऊर्जा, जल संसाधनों का संरक्षण, वही बात है। आपको क्या लिखना है कि भैया खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। अतः हमारा दायित्व है कि इन खनिज संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करे कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूर्ति कर ले तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इनको संरक्षित कर ले। आई रिपीट कि खनिज संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता के साथ में, मितव्ययता के साथ में इस प्रकार करना जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए इन संसाधनों को संरक्षित करा जा सके और वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग कर ले। वहां भी ये था, और इसमें सतत पोषण विकास की झलक मिलती है। खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? एक तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ मूव करना पड़ेगा। वैकल्पिक कौन से सर? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। दूसरा क्या है कि धात्विक खनिज है ना सर, लोहा, उसकी जगह स्क्रैप काम लेंगे। स्क्रैप क्या होता है सर?
देखते हैं ना, आता है ना, बोलता है कि लोहा ले लो, स्क्रैप दे देते हैं। तो उसमें आप क्या बेचते हैं? अपनी कुर्सियां, लोहे का कुछ भंगार बेच देते हैं ना। तो धात्विक खनिजों के स्थान पर स्क्रैप पर निर्भरता बढ़ानी होगी, और सामरिक महत्व के जो खनिज होंगे, जो कम है, उनका निर्यात नहीं करना, उनको बचा कर रखना है ना, उनको आपको निर्यात घटाना होगा। बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। जो जो भी इसमें थे, प्लीज आप उनको नक्शे में देख लीजिएगा। नक्शे में मैंने उनको बता दिया गया, जो भी नाम आए थे, चाहे आपके पास झरिया हो, चाहे बोकारो हो, सब कुछ हो। ठीक है, मिलता हूं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू बेटा। तो नमस्कार बच्चों, अगला चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषण विकास। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन सर है क्या ये तो बताइए। अच्छा बेटा, अब मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। आप मुझे बताइए, आपके एग्जाम में कितने दिन का गैप था? 4 दिन का गैप था। अब वो 4 दिन का जो आपको इस्तेमाल था, तो आपने एक आपने कार्यक्रम बनाया, आपने एक प्लान बनाया कि मुझे ये प्लान करना है, मुझे इतने दिन ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और फिर आपने जो संसाधन थे आपके पास में, जो 4 दिन के उपलब्ध थे, उन पे प्लान बनाया और उस पे काम किया। तो यही तो नियोजन है। नियोजन का मतलब क्या है, समझिए ना। नियोजन का मतलब है कि नियोजन का तात्पर्य है कि सोच समझकर उपलब्ध संसाधन, कौन से? वो 4 दिन, उनका उचित उपयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना। आपने कार्यक्रम बना लिया कि 4 दिन जैसे पढ़ना है, और फिर उसे लागू करना, यह नियोजन होता है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है कि उपलब्ध संसाधनों का सोच समझकर इस प्रकार प्रयोग करना कि उसके अनुसार आप क्या करें, कार्यक्रम बनाएं और फिर उसे लागू कर दें, उनकी गतिविधियों को। उसको नियोजन कहते हैं। योजना। और अब क्या हुआ, ये नियोजन करा गया तो देखा गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए ऐसी योजनाएं बनानी जिससे दोनों मिलकर काम कर सके, विकास हो सके। इसलिए योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को, और प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई 1951 में। और आपको पता है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। क्यों? क्योंकि हमारी खाद्यान्न की समस्या थी। तो नियोजन इसी तो कहते हैं। हम देखते हैं कि हमको किस पर निर्भरता करनी है, तो कृषि पर निर्भर थी। आपने पढ़ा था कृषि के विकास में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। ये भी याद रखना है। अब नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब परिवर्तन हो गया। इसके पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो पुराना है, केंद्र व राज्यों को सलाह देना देश की आर्थिक विकास में, और उनके निर्माण के लिए राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना कि भैया हमको देश का विकास करना है। ये नीति आयोग बनाया गया। अब देखिए नियोजन के प्रकार क्या होते हैं, अब मैं बताता हूं आपको नियोजन के प्रकार क्या होते हैं। अब आपको मान लीजिए आप स्कूल में आपको भूगोल पढ़नी थी, तो आपने नियोजन किया, लेकिन नियोजन में क्या किया आपने? बांटा कि सर मुझे आपके जो इकाई के हिसाब से, कि मुझे एक इकाई इस दिन पढ़नी है ना, दूसरी इकाई इस दिन पढ़नी है, तीसरी इकाई इस दिन पढ़नी है। यानी आपने क्या किया, इसमें भी क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। पैसा खर्च करना है तो इतना कर दिया, इतना शिक्षा पे करना है सर, इतना स्वास्थ्य पे करना है, इतना हमको रोजगार पे करना है। तो ये खंडीय नियोजन होता है, यानी अर्थव्यवस्था को विभिन्न खंडों में बांटना और उसके हिसाब से अपनी योजना बनाना। प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन ये होता है कि आपने खंडीय नियोजन कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि सर भारत लोग अर्थव्यवस्था वाली बुक मेरी कमजोर है, उसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना है ना, तो आपने उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाई, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। यानी देश के सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास नहीं होने पर उस क्षेत्र के हिसाब से, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके हिसाब से योजना को बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। जैसे भारत में आपने छोटा नागपुर पठार के हिसाब से योजना बना ली, तो वो उसमें आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान बेटा टॉपिक है, बिल्कुल आपको लगना ही नहीं है। लक्ष्य क्षेत्र के नियोजन, यानी आपने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए आपने क्या कर दिया, योजनाएं बनाई जहां पर क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता दूर करनी है। लक्ष्य क्षेत्र कौन से? कमांड नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखाग्रस्त के लिए बनाई तो सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और पर्वतीय के लिए बनाई तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। लक्ष्य समूह कौन से हैं? कुछ समूह बना लिए। लघु कृषक विकास संस्था है ना, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, और एक हो गया सीमांत कृषक विकास संस्था, एमएफडीए। ये हो गए लक्ष्य क्षेत्र, परीक्षा में पूछ सकता है, तीनों याद कर लीजिए। लक्ष्य समूह दोनों याद कर लीजिए। आगे आ जाइए, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पैसे पर्वतीय, पैसे पांचवी, तो पांचवी पंचवी योजना में इसको शुरू किया गया, खत्म बात। क्षेत्र कौन से है? क्षेत्र देखिए यूपी के सारे पर्वतीय जिले, पहले यूपी था लेकिन अब उत्तराखंड के पर्वतीय जिले आ गए। मिकिर की पहाड़ी, कच्छारी पहाड़ी असम में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी की पहाड़ी और पश्चिम बंगाल में, इनको मिलाकर 15 जिले। तो देखो पैसे पर्वतीय, पैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना और पैसे 15 जिले, खत्म बात। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय समिति आती है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी पर्वतीय जिले हैं जो 600 मीटर से ऊपर है लेकिन जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है, उनको सबको इसमें शामिल कर लो। जितने भी जिले 600 मीटर से ऊपर है लेकिन जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं है, वो पर्वतीय विकास योजना में शामिल कर ले। सुझाव क्या दिए उस समिति ने?
इस योजना में सभी लोग लाभान्वित हो, स्थानीय संसाधनों का विकास हो, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को विकास उन्मुख बनाना, जो वहां के गांव के लोग की जो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी उसको विकास के लिए प्रेरित करना, प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो ये सुनिश्चित करना, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, जो श्रमिक हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी लाभ पहुंचाना यहां पर किया गया, और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। अब यह कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, वानिकी, ग्रामीण उद्योग तथा स्थानीय संसाधनों के विकास के उद्देश्यों पर भी जोर देता है। तो आपको एक 4 पॉइंट है। मुख्य उद्देश्य पूछे तो आपको पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी कर देंगे साहब, रोपण कृषि पर भी कर देंगे, पशुपालन भी कर देंगे, वानिकी भी कर देंगे, कुछ जोड़ भी दीजिए अपने मन से, ग्रामीण उद्योग कर देंगे, स्थानीय संसाधन के विकास को करने मतलब उद्देश्य करने के लिए बनाया गया था। अब सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम, सूखा चतुर्थ में है, पंचवर्षीय योजना वो 5वीं में थी, चतुर्थ में है। इसमें क्या किया गया, इसका काम क्या था बेटा, सूखाग्रस्त इलाकों में क्या होता है कि जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो वो जमीन का क्या करता है, ज्यादा उपयोग करता है, सीमांत भूमि का, तो पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। तो सूखाग्रस्त संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। क्या है, क्षेत्र राजस्थान गुजरात आएगा, पश्चिम मध्य प्रदेश आएगा जो सूखाग्रस्त में आता है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बड़ा ही सूखाग्रस्त है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि, ये सब सूखाग्रस्त क्षेत्र में आती है। पंचम पंचवर्षीय योजना में इस योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया। क्यों दिया गया, क्योंकि ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। सिविल निर्माण कार्य यानी मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पर दिया भाई इनको रोजगार दीजिए, जैसे नरेगा होती है ना वैसे। बाद में सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास एवं आधारभूत संरचना जैसे विद्युत सड़कों पर ध्यान दिया गया। लेकिन देखा गया कि भाई यहाँ की सबसे बड़ी चीज क्या है सूखाग्रस्त इलाके की, वहां पर कृषि की समस्या है, तो वापस पुनः किस पे ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया, है ना, भूमि विकास कार्यक्रम पे। पिछड़े क्षेत्रों की विकास समिति जो थी, जिन्होंने अभी पर्वतीय विकास कार्यक्रम में सुझाव दिया था, उन्होंने पाया कि मुख्य रूप से कृषि विकास तक ये योजना सीमित है, लेकिन रोजगार की कमी होने के कारण सीमांत भूमि का अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई रोजगार उपलब्ध कराओ, जिससे कि सीमांत भूमि का उपयोग कम हो, और सीमांत भूमि का उपयोग कम होगा तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर जल संभर विकास कार्यक्रम से पारिस्थितिक संतुलन पुनः स्थापित किया जा सकता है। जो जल संभर कार्यक्रम होते हैं ना, बावड़ियों को साफ करना, इनमें लोगों को रोजगार दो ना, तो रोजगार का रोजगार मिल जाएगा और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब भावार्थ यह है बेटा, यहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था, जिससे लोग जिनके पास में कृषि उपलब्ध नहीं थी वो भूमि का क्या करे, गहनतम उपयोग ना करे, भूमि को आप निम्नीकरण ना करे। 1967 में योजना आयोग ने 67 जिले की पहचान करी और 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर पुनः सूखा संभवित क्षेत्र का चयन किया। ऐसे कहा कि जो क्षेत्र 30% से कम है ना, उनको हम सूखे में शामिल कर देंगे। तो ये कुछ मापदंड थे। आइए आगे आइए, केस अध्ययन, भरमौर क्षेत्र में जनजाति विकास कार्यक्रम, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सर कैसे, भरमौर जनजाति क्षेत्र कहां है, हिमाचल प्रदेश की चंबा तहसील है, चंबा जिले की है, और 2 तहसीलें हैं भैया, भरमौर और होली। 3 नदियां हैं, रावी, बुदिल और तंदाहा। 4 क्षेत्र है, होली, खानी, कुक्ति, तुंदाहा। समझ रहे हैं आप। तहसील कौन सी है आपकी, चंबा तहसील, सॉरी जिला कौन सा है, चंबा जिला। तहसील कौन सी है, भरमौर और होली। 3 नदियां हैं, रावी, बुदिल और तुंदा। 4 इनके बीच में क्षेत्र गए, होली, खानी, कुक्ति और तुंदा। इनके दक्षिण में कौन सी धौलाधर श्रेणी है, और पश्चिम में उत्तर में कौन सी पीर पंजाल श्रेणी के मध्य ये क्षेत्र स्थित है। ये अक्षांश देशांतर आपको दे रखे हैं। यहाँ पर 1818 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। गद्दी जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है मैन देखिए आप, 1970 में गद्दी जनजाति को एसटी में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ हुई। जनजाति उपयोजना कब प्रारंभ हुई, 1974 में हुई, जिसमें भरमौर को समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, ये फुल फॉर्म में आता है इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया। 21 नवंबर 1975 को यह अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल किया गया। और ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति जो काम करती है वो पशुपालन करती है। अब तो क्या ये पशुपालन ही करती रहेगी क्या, यही इसका उद्देश्य था जनजाति उपयोजना क्षेत्र का, कि इनको पशुपालन से मोड़ना, दूसरे कृषि की तरफ मोड़ना। तो देखो इस योजना में परिवहन, संचार, कृषि एवं सामाजिक समुदाय सेवाओं पर विकास के खर्चे को प्राथमिकता दी गई। मुख्य उद्देश्य क्या था, गद्दी जनजाति के जीवन स्तर को सुधारना। मुख्य उद्देश्य था गद्दी जनजाति के जीवन स्तर को सुधारना।
अब जनजातीय उपयोजना, समन्वित विकास उपयोजना ने क्या काम किए, देखिए जी क्या काम किया। आप देखते हैं आप कि साक्षरता दर में इनमें वृद्धि की जाए, जिससे बाल विवाह में कमी आए, लिंगानुपात में सुधार हो, क्योंकि जनजाति तो थी तो साक्षरता दर में वृद्धि की जाए। और वृद्धि भी कैसी हो गई, देखिए कि गद्दियों में साक्षरता दर 65% हो गई। गद्दीय जनजातियों में साक्षरता दर कितनी हो गई, 65% इसकी बढ़ोतरी हो गई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जो पशुपालन थी, जीवन निर्वाह की मैंने बात की थी, उसको किस में कर दिया गया, उसको बदला कृषि की ओर, और दालों और अनाज नकदी फसलों पर उसको मोड़ दिया गया। गद्दियों की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था किस पर थी, पशुपालन पर थी, और कृषि कौन सी थी, जीवन निर्वाह थी। उनको कहा कि आप दालें उगाएं, आप क्या करें, नकदी फसलें उगाएं। यहां पर जिससे इनके ऋतु प्रवास में कमी आई, ये क्या है, जनजातीय योजना के कारण लाभ हुए हैं। इस योजना से महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय, पेयजल, सड़क, संचार, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास हुआ। आप कह सकते हैं शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य में हुआ, रोजगार में हुआ। और रावी नदी के साथ लगे अगर आप देखेंगे यहां पर होली, रावी नदी एरिया, तो इसके साथ लगा होली और खानी, इन क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक लाभ होता है। इस योजना से सर्वाधिक लाभ कहां होता है, होली और खानी के अंदर होता है। आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास, ये बड़ा ही आता है और हम इसका क्वेश्चन देते हैं। पहली बात तो सतत पोषणीय विकास आया कहां से, या अवधारणा कहां से, बात करते हैं हम। देखो, विकास एक गतिक्रम बहुआयामी संकल्पना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो विकास की हम बात ये कर रहे थे बेटा कि अर्थव्यवस्था से संबंध था, जो देश जितना अर्थव्यवस्था से मजबूत होगा वो उतना ही विकसित है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में 70 के दशक में, 80 के दशक में देखा गया नहीं भैया, लोगों के सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि 1960 में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्या आती है। 1968 में एयरलिच किताब लिखते हैं, उनका नाम है द पॉपुलेशन बम, जहां पर बताया गया कि जनसंख्या ज्यादा हो रही है। 1972 में मिडोस ने लिखी द लिमिट्स टू ग्रोथ, जिन्होंने कहा कि भाई विकास तो करो लेकिन थोड़ा लिमिट में तो करो, है ना। तो यहां पर पर्यावरण के प्रति चिंता फैली और फिर सतत पोषण विकास की तरफ ध्यान दिया। लेकिन इसके लिए सबसे पहला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम है WECD, विश्व पर्यावरण विकास आयोग। इसकी अध्यक्षता कौन थी, हरमन बटलैंड थे। इन्होंने 1987 में एक ओवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसको बटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। किसने, WECD ने। तो सतत पोषण विकास की अवधारणा कौन दे रहा है, WECD दे रहा है। कैसे दे रहा है, आप लिखेंगे सतत पोषण विकास की अवधारणा WECD ने दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 ओवर कॉमन फ्यूचर में सतत पोषण विकास की अवधारणा दी, जिसको बटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या थी अवधारणा, इन्होंने ये कहा कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हम भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यानी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित कर सके। बिल्कुल आसान है बेटा कि संसाधनों का उपयोग, WECD ने जो विचारधारा दी जिसको बटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित रखें। अब आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। बिल्कुल आसान है, सतलज और व्यास नदी है, उसके संगम पर पंजाब में हिरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के मसीतावाला में प्रवेश करती है। ठीक है जी। और क्या चीजें हैं सर, इसके प्रेरणा थे वो कंवर सेन थे, बीकानेर के थे। 1948 में कंवर सेन एक किताब लिखते हैं, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, जिसमें उन्होंने बताया कि गंग नहर से मुझे प्रेरणा मिली है, और उन्होंने इंदिरा गांधी नहर की बात करी। पहले इंदिरा गांधी नहर नाम नहीं था, पहले नाम था राजस्थान नहर, इसको मरु गंगा भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, है ना। लेकिन 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। 31 मार्च 1958 में इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ। किया किसने, गोविंद वल्लभ पंत साहब ने किया, हमारे गृह मंत्री थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1961 में इसका पानी छोड़ा गया था। ठीक है जी। अच्छा देखिए आप, यहां पर नहर निकल रही है हरि के बैराज से, राजस्थान के मसीतावाला में प्रवेश कर रही है, इसको बोलते हैं हम राजस्थान फीडर, जो 204 किलोमीटर है। मसीतावाली से दातोर 189 किलोमीटर है, जो प्रथम चरण के अंदर की गई है। फिर दातोर से मोहनगढ़ 256 किलोमीटर है, और फिर मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर बाद में आगे की गई है। तो देखिए, इस नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर कहां से जाती है, हरि के बैराज से मसीतावाली तक। ठीक है जी। फिर मुख्य नहर 189 किलोमीटर ये जाती है मसीतावाली से दातोर बीकानेर तक। फिर आगे चलिए आप, इसके बाद सेकंड चरण 256 किलोमीटर, वो दातोर से जाती है मोहनगढ़ जैसलमेर 256 किलोमीटर के करीब, और बाद में इसको गडरा रोड बाड़मेर तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। नहर की कुल लंबाई कितनी, 204,
राजस्थान फीडर, मुख्य नहर और द्वितीय चरण 649 किलोमीटर है और इस नहर तंत्र की कुल लंबाई है 9060 किलोमीटर। कैसे? इसमें कई प्रकार की क्या हो रही है, लिफ्ट नहर मिल रही है। 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। इंदिरा गांधी नहर से 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। बेटा थोड़ा जल्दी मुझे बोलना पड़ रहा है, आप भी अपने कान खुले रखें जिससे आप जल्दी समझ सकें, टाइम नहीं है ना। लाभान्वित जिले कौन से हैं? बीकानेर है जी, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर, चूरू है। अब सकारात्मक लाभ क्यों हुए? अरे भैया, इंदिरा गांधी नहर तो पश्चिम महाराष्ट्र की गंगा थी, गंगा है, तो इसने क्या कर दिया, पूरा वहां पर मृदा में नमी आई तो वहां पर वनीकरण, चारागाह में विकास हुआ और जो वहां की पारंपरिक फसलें थी जैसे चना था, बाजरा था, वहां से लोग अब क्या करने लगे, गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल तक करने लगे बेटा, है ना, चावल तक करने लगे। और वनीकरण के कारण मरुस्थलीकरण में भी कमी आई है। ये सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी है। क्या है कि सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से यहां पर मृदा लवणता की समस्या हो रही है, सेम की समस्या हो रही है। अब सेम की समस्या क्या है, पढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के उपाय, पहला है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन। ये क्या है सर? इसमें है कमांड क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई की जाए, फसल रक्षण सिंचाई की जाए, है ना, इतना ही पानी दिया जाए जिससे फसल की रक्षा हो सके। चारागाह व फसल उगाने में सिंचाई की जाए। शस्यावर्तन यानी फसल को बदल बदल कर बोना, में जल सघन फसलों को न बोकर खट्टे फलों की खेती की जाए। आई रिपीट, यहां पर जल सघन फसलों यानी आपको सिंचाई, तो समस्या क्या है, अत्यधिक सिंचाई है जिससे सेम की समस्या हो रही है, तो आपको जल सघन फसलें नहीं बोनी है, खट्टे फसलों की खेती करनी है। और भूमि विकास यानी ओसरा पद्धति, जिसमें नहर के जल का समान वितरण हो, यानी ओसरा पद्धति को अपनाया जाए। लिफ्ट नहर के हिसाब से आज इस नहर से पानी छोड़ दिया, कल उसे छोड़ दिया, इस तरीके से ओसरा पद्धति अपनाई जाए। जलाक्रांत तथा लवणता से प्रभावित भूमि का पुनः उद्धार किया जाए, जहां ये समस्या हो गई है वहां भूमि का उद्धार किया जाए। वनीकरण द्वारा वर्षा की मेखला बनाते हुए मरुस्थल के विस्तार को रोका जाए और चारागांव का विस्तार किया जाए। पता है आपको, राजस्थान है तो वहां पर क्या किया गया है, अरावली है, लेकिन उत्तर में थोड़ी कटी फटी है, तो यहां पर पेड़ लगाए जाए, जापान की सतह से पेड़ लगाए जा रहे हैं जिससे कि मरुस्थल का विस्तार यहां पर नहीं हो। अब आती है सेम की समस्या। क्या है सेम की समस्या? देखिए, राजस्थान के अंदर मिट्टी कौन सी है, रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है। जैसे ये राजस्थान है, धरातल है, और यहां पर क्या है आपकी रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, तो पानी क्या होता है, नीचे जाता है। अब नीचे क्या है आपके यहाँ पर, ये समझिए, नीचे यहां पर धरातल है, कठोर धरातल है, तो पानी जब यहां पर आता है बेटा, पानी यहां पर आता है तो नीचे जा नहीं पाता है, तो ये क्या कर लेता है, पानी वापस ऊपर आता है और नीचे से धरातल की जो नमक होता है उसको यहां पर नमक की परत बिछा देता है ना। तो इसको बोलते हैं सेम की समस्या। अब इसको दूर कैसे करें? इसमें जिप्सम मिला दें। जिप्सम से क्या होगा, जो मिट्टी कठोर हुई है जिसके कारण पानी अंदर नहीं गया है, आई रिपीट, रेतीली मिट्टी में पानी अंदर जाने की क्षमता नहीं, पानी सोख नहीं पाता, पानी नीचे जाता है। नीचे धरातल कठोर है तो पानी वापस ऊपर जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा, और नमक की परत बिछ जाएगी, सेम की समस्या है। इसको दूर करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या करता है, मृदा को कठोर होने से रोकता है जिससे पानी नीचे चला जाता है। ये सेम की समस्या को दूर करने का एक तरीका है। तो बेटा ये आपका पूरा पाठ हो गया है, हमने नियोजन आराम से पढ़ लिया है, खंडे नियोजन, प्रादेशिक नियोजन सारा पढ़ लिया है, और ये बुक के आपके इस चैप्टर हो गए 3 पार्ट। ठीक है, अब मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप यूं ही ऊर्जावान रहे, यूं ही हंसते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू बेटा।